आप हमेशा आप जो विजुअल्स दिखते हैं, वीडियोस दिखते हैं, उसमें हमेशा ब्लैक कपड़ों में दिखाई देती है। इसके पीछे का राज क्या है? जब जीत जाएंगे तब मास्क हटा देंगे। इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजी विजन तो नहीं है, कोई इसका सोच तो नहीं है? किसी ने तो हमें कहा था कि शनि किसी नेता ने कहा कि हम शनि नहीं पहनते, हम शनि को धारण नहीं करते, उनको तो पहनना भी नहीं चाहिए। शनि तो न्याय के देवता होते हैं। बिहार की राजनीति में सभी नेता पापी हैं आपकी नजर में? हाँ, मोर और लेस। आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, मुख्यमंत्री बनना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। जिन्होंने 9वीं के आगे अपनी पढ़ाई नहीं की और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस? परिवारवाद का आरोप जरूर लगता है, तो ये क्या आप पर सेट नहीं होता? अगर हम आज जदयू में होते और पहले दिन जिस दिन हम आते हम जीत के ही आते, तब क्या हमसे सवाल पूछे जाते? प्रशांत किशोर लोग कह रहे हैं बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और काफी पैसा उन्होंने इस चुनाव में खर्चा किया है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? जिसपे उन्होंने जवाब दिया है कि हमें नेता राय देने के 100 करोड़ देता है, 40 करोड़ उन्होंने टैक्स का पैसा भरा है। तो आप प्रशांत किशोर की फंडिंग पे सवाल उठा रही हैं? उठाना ही चाहिए, हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। जैसे ही सीएम बनेंगे वैसे ही शराबबंदी को हम हटा देंगे। उन्होंने तो शराबबंदी लागू की थी। इसका प्रश्न, ये प्रश्न कौन पूछेगा? सिर्फ दूसरे पार्टी का एजेंडा सब उठा के बोल देने से और बहुत सारा पैसा फेंक देने से लोग चुनाव नहीं जीतते। जमानत जब्त हो गई थी ना। क्या एक्चुअल में बिहार में शराबबंदी है? कोई शराबबंदी नहीं है। जब हमने पटना में एंटर किया तो चारों तरफ हमें पीली गाड़ियां दिखाई दे रही थी। जीता बूथ पे जाता है, गाड़ियां घुमा के जीता नहीं जाता। आपको भी तो कहीं से फंडिंग हो रही होगी, या फिर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या आपको मेरा पैसा उतना ही नजर आ रहा है जितना प्रशांत किशोर जी का नजर आ रहा है? तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। अगर वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नहीं होते तो क्या आप उनको जानते? नीतीश कुमार, बिहार के अभी तक के बेस्ट मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? लेकिन उन्होंने अपनी एक स्पेस बनाई है, उनमें इनसिक्योरिटी नहीं नजर आती। एक्सचेंज जो देखा अमित शाह जी और उनके बीच में, अखिलेश यादव जी के बीच में, आई लाइक दैट। चिराग पासवान, रामविलास पासवान जी के बेटे। मुझे पता था कि जवाब आएगा आपका, बट इट्स द फैक्ट। नहीं, वो तो फैक्ट है। अगर आप रामविलास पासवान जी के प्रोफाइल को हटा दीजिए तो क्या आप चिराग पासवान जी को जानते? तो वो मूवी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो मूवी भी रामविलास पासवान जी ने ही फाइनेंस की थी। पुष्पम प्रिया चौधरी शादी कब करेंगी? हमारे धर्म में वो कहते हैं ना, अगला जन्म होता है, तो अगले जन्म। इस जन्म में नहीं करेंगी? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट हमारा बेहद खास होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग बिहार की धरती पर हैं और अलग अलग नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चुनावी माहौल क्या है। हमारे साथ आज बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं और इस वक्त बिहार की राजनीति में युवा नेताओं का बोलबाला है और अच्छा भी है। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं कहूँ तो युवाओं को आगे आना चाहिए, पढ़ी लिखी पीढ़ी को चुनाव में आगे आना चाहिए, राजनीति में आगे आना चाहिए। और कहते हैं कि जब युवा आगे आते हैं तो भविष्य और भी ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे ही एक युवा नेता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं। पुष्पम प्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। बहुत चर्चाएँ हो रही हैं आपकी, सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत चर्चाएँ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यूथ, युवा नेता कैसे देखती हैं आप बिहार की राजनीति को? सबसे पहला सवाल। युवा एक ओवर यूज्ड वर्ड हो गया है आजकल, जो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छी चीज़ है कि कोई युवा है और नेता है, लेकिन उसमें वो सारे गुण भी होने चाहिए। सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि कोई युवा है तो राज्य के लिए अच्छा है। उसमें वो सभी गुण होने चाहिए, और अगर वो गुण किसी बुजुर्ग में है, बुजुर्ग नेता में है, तो सेम बात है। हाँ। युवा एक सोच होती है, एक क्रांतिकारी सोच होती है, जिसकी वजह से हम लोग युवा और इतना युवा सुन के काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। और वो क्रांतिकारी सोच बदलाव की होती है, ट्रांसफॉर्मेशन की होती है। वो कहते हैं ना, वो ऑडेसिटी की होती है, दुस्साहस की होती है। वो अगर आप में नहीं है और आप खुद को सिर्फ युवा नेता कह रहे हैं तो वो यूजलेस है। विजन होना चाहिए आपके हिसाब से? विजन होगा तभी वो ऑडेसिटी होगी, और विजन किसी में भी नहीं है। अब ये कह देना कि हम बिहार को विकास कर देंगे, बिहार को नंबर 1 बना देंगे, बिहार को डेवलप कर देंगे, ये विजन नहीं है, ये गपबाजी है। विजन ये है कि क्या क्या करेंगे कि 20 वर्षों के बाद बिहार ऐसा होगा, इसको विजन कहते हैं। वो किसी में भी नहीं है। आई रियली डाउट कि युवा कहने वाले जितने भी लोग हैं आज राजनीति में, उनको विजन का मतलब भी मालूम है कि नहीं।
मैं बिल्कुल बिहार के इलेक्शन पर हम बातचीत कर रहे हैं, राजनीति से हमने इंटरव्यू की शुरुआत की है, लेकिन बिहार के बाहर भी जनता है जो देखती है, हमें सुनती है, वो ज़रूर आप मास्क लगाकर बातचीत कर रही हो, आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप हमेशा आप जो विजुअल्स दिखते हैं, वीडियोस दिखते हैं, उसमें हमेशा ब्लैक कपड़ों में दिखाई देती हैं, तो एक बार जल्दी से ज़रा बताइए इसके पीछे का राज क्या है। मास्क लगाने का सिर्फ यही कारण है कि राजनीति युवा महिलाओं के लिए, जो अविवाहित महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत आसान क्षेत्र नहीं है जी। तो चाहते हैं हम कि लोग हमारे विचार सुने, और जो हमारी पूरी सोशल कंडीशनिंग है, स्पेशली हमारे पार्ट की जो सोशल कंडीशनिंग है, वो ये है कि महिलाओं की शक्ल के बारे में बात करनी, उनके विचारों के बारे में बात नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने, और वही विचार सुनाने के बाद हम जीते। जब जीत जाएंगे तब मास्क हटा देंगे, और काले कपड़े का कोई रीज़न नहीं। अच्छा, सिर्फ कपड़ा है। हमने काला बहुत पहना है इन लाइफ, तो काला पहन रहे हैं। और हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले 78-79 ईयर्स से जो ये नेता लोग जब राजनीति की शुरुआत करते हैं तो उजला पहन लेते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? 2020 से पहले तो सब वो उजला कुर्ता ही पहना करते थे, चाहे युवा हो या नहीं हो, ऑलमोस्ट एवरीवन, एक अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के। तो क्या कारण है? नहीं, तो कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि इसके पीछे कोई एस्ट्रोलॉजी विजन तो नहीं है, कोई इसका सोच तो नहीं है। किसी ने तो हमें कहा था कि शनि किसी नेता ने कहा कि हम शनि नहीं पहनते, हम शनि को धारण नहीं करते। जब उनसे हमारे बारे में और हमारे काले कपड़े के बारे में पूछा गया, उनको तो पहनना भी नहीं चाहिए। मतलब जहाँ तक हमें पता है कि शनि तो न्याय के देवता होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके जैसे पापी लोग अगर शनि को धारण करेंगे तो सीधे। तो बिहार की राजनीति में सभी नेता पापी हैं आपकी नज़र में? हाँ, मोर और लेस, बट हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि पाप का क्या मतलब होता है। देखिए, व्हेन यू नो कि आपका राज्य इस देश में सबसे पीछे है, हम सबसे पीछे हैं, और उसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि हम नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं। हाँ। चाहे आप किसी भी क्लास के हों, चाहे आप मजदूर क्लास के हों, या आप सो कॉल्ड बिल्कुल टॉप कर गए हों, आपका यही एम रहता है बचपन से, चाहे आप चाहें या ना चाहें, और आप मेडियोकर जीवन अगर नहीं जीना चाहते हैं तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में तो स्पेशल सर्कमस्टांस है बिहार के लिए, जबकि नेताओं को अपना 24/7 बिहार को बेहतरी कैसे हो, बिहार को कैसे आगे ले जाए, इस पे सोचना चाहिए, इस पे चीज़ें करनी चाहिए, ना कि जनता को ठगते रहने पे। तो हाँ, सभी पापी हैं और सभी दोषी हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट नेता, हम सब दोषी हैं। आजकल आपने देखी होगी कि एक बड़ी बात होती है कि हमें बिहार पे गर्व है। जैसे ही पूरे देश में कुछ भी होता है बिहारियों के अगेंस्ट, जो हमने भी झेला है जब हम बाहर रहे हैं, तो आप ये बात सुनेंगे कि हमें बिहारी होने पे गर्व है। बिल्कुल। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पॉइंट ये नहीं है कि आपको बिहारी होने पे गर्व है कि नहीं, हमें तो बिहारी होने पे गर्व होना ही चाहिए। बिल्कुल। हम पाटलिपुत्र हुआ करते थे कभी, तो देयर इज़ नो रीज़न कि हमें गर्व नहीं हो। हमारी आइडेंटिटी ही हमें दी है बिहार ने। क्वेश्चन अब ये है कि क्या बिहार को आप पे गर्व है? क्या बिहार को हम लोगों पे गर्व है? बिल्कुल ठीक बात है। वो जगह जिसकी राजधानी कभी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पूरे दुनिया में हम सिर्फ एक किंगडम नहीं थे, हम एक एम्पायर थे। वो आज जो हमारा, आप कह लीजिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, चाहे वो चक्र हो जो हमारे झंडे में है, हमारे देश के झंडे में, वो भी अशोक का ही है। बिल्कुल। और ये अशोक कौन थे? पाटलिपुत्र के वो उस एम्पायर के वो किंग थे, जिसकी वजह से उनके नाम के सामने में द ग्रेट लगता है। तो क्वेश्चन ये है कि हम सब ने मिल के बिहार की क्या हालत कर दी है कि आज वो हंसी का पात्र है। आज जब किसी को गाली देना होता है किसी व्यक्ति को, उसके अपने चरित्र की वजह से, तो उसको कहते हैं कि आप बिहारी हैं ना। बिल्कुल। तो हमने हालत खराब कर दी है, और ये सबको सोचने की ज़रूरत है, चाहे वो जनता है या वो ये नेता है, कि बिहार को क्या हम पे गर्व है। एंड यू ऑल्सो नो द आंसर। बिल्कुल ठीक बात है। आप अपनी पार्टी के संयोजक हैं, और आपकी तरफ से ये दावा 2020 में भी आपने चुनाव लड़ा था, और आपकी तरफ से दावा किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए कि आप मुख्यमंत्री बनना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर कोई व्यक्ति जिन्होंने 9वीं के आगे अपनी पढ़ाई नहीं की और वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस?
अगर कोई व्यक्ति जो कि राजनीति से बिजनेस किया करते थे वो अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस। हमने तो कायदे से वो सारे स्किल्स हासिल किए हैं कि एक मुख्यमंत्री के पास जो होने चाहिए आज के डेट में, तभी तो वहाँ पे बैठ के आप बिहार को बदल पाएंगे ना। एक बिहारी जिसने अपने दम पे चीज़ें की, दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वो सारे स्किल्स लिए जो कि बिहार की किसी भी नेता में नहीं है। बिहार के किसी भी पार्टी के, मेन स्ट्रीम पार्टी के अगर टॉप लीडरशिप सभी को अगर आप कंबाइन करके उनकी डिग्रीज अगर आप ऐड करोगे तो उतने के बराबर हमारी एक डिग्री है। तो ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है या इन लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस है? मैंने सोचा था कि आगे इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आपने जिक्र किया है तो एक बार जल्दी से दर्शकों को ये भी बता दें कि क्या बैकग्राउंड रहा है। आप बाहर से पढ़ाई करके आई हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा बाहर जाने का? पढ़ाई इस वजह से की ताकि वो स्किल्स ले सके। तो सबसे पहले हमारा पीपी बैकग्राउंड नहीं था जी। सिर्फ इतना कह देना कि देखिए हमारा पूरा परिवार राजनीति में रहा है। बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे राजनीति करने के लिए वो कहते हैं ना, खून में राजनीति होनी चाहिए। लोगों को यहाँ पे लगता है कि यू आर बोर्न अ लीडर, जो कि बेकार बात है। तो जब आप चाहेंगे कि आप इस वजह से राजनीति करें कि आप उसमें कुछ बदलाव कर पाए, तो वो स्किल्स चाहिए थी। पीपी हमारा बैकग्राउंड नहीं था। हमने कम्युनिकेशन डिज़ाइन पढ़ा था पुणे से। तो हमने बिहार सरकार में काम किया और फिर जब हमें ये एहसास हो गया कि इन लोगों के बस की बात नहीं है, तो हमने सबसे पहले डेवलपमेंट स्टडीज़ पढ़ा। डेवलपमेंट स्टडीज़ एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अच्छा। तो वो आपको जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें किस तरीके से पॉलिसीज़ बनी हैं, वो फेल हुई हैं कि सक्सेसफुल हुई हैं, तो वो कंप्लीट कोर्स नहीं है, इट्स एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर हमने ऑक्सफोर्ड में पीपी के ट्रिनिटी कोर्सेज किए, क्योंकि तभी भी हमें पीपी लगा कि हमें जानना चाहिए। और हमारे जितने भी आप कह सकते हैं नीति शास्त्री हैं, जैसे कौटिल्य हैं जी, उन्होंने भी ये चीज़ कही है कि एक नेता को ये बेसिक पीपीई तो आना ही चाहिए। तो ये हमने सीखा और फिर हमने LSE से MPA किया। अच्छा। और बहुत अच्छा अनुभव था। आज हम ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर उस वक्त हम राजनीति करते तो हो सकता है हमारी नीयत ऐसी ही होती, अच्छे नेता बन जाते, लेकिन वैसे नेता नहीं बनते जो हम आज बन सकते हैं, जो बदलाव आज कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं डेवलपमेंट की बात हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन आपका भी पूरा परिवार, आप बैकग्राउंड से रहे हैं, वो पूरा राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो रहे हैं। आपके पिताजी, आपके दादाजी, तो परिवारवाद का आरोप ज़रूर लगता है, तो ये क्या आप पर सेट नहीं होता? कैसे परिवारवाद का आरोप लग सकता है अगर हमने उनके पावर को इस्तेमाल नहीं किया? हमने पढ़ाई भी अपने पैसे से की, स्कॉलरशिप पे किया, फाइनेंशियल एड से किया, उनका पैसा नहीं लिया, मतलब पढ़ाई तक नहीं लिया, राजनीति तो छोड़ दीजिए। और राजनीति तो सबके सामने है। एक रास्ता जो हमारे लिए काफ़ी आसान रास्ता था, वो छोड़ के और इस तरीके का संघर्ष करना जिसमें कि ऐसे सवालों का भी जवाब देना पड़े लोगों को, जो आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए जो हमसे पूछी जाती है। आप जो हमसे कह रहे हैं वो तो कोई कह रहा है, तभी आप हमसे वो कह रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है? अगर हम आज जदयू में होते और पहले दिन जिस दिन हम आते हम जीत के ही आते, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, तब क्या हमसे ये सवाल पूछे जाते? नहीं, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन तब भी ये सवाल ना पूछा जाता अगर आप जदयू में होती तो। जीतना हारना अपनी जगह है, जीतते ही। हाँ। जदयू NDA कैडर जीतती है, वो टिकट ही इस तरीके से देती है अपने कैंडिडेट्स को जो कि जीते। परिवारवाद तब होता जबकि हम जदयू में होते। हमने एक पार्टी बनाई है, स्क्रैच से पार्टी बनाई है, उसमें जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी हमारे परिवार की वजह से नहीं है, हमारी वजह से। तो अगर किसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि परिवारवाद होता क्या है, नेपोटिज्म होता क्या है, जब आप गलत तरीके से अपॉर्चुनिटी को होल्ड करते हैं, इसी को कहते हैं परिवारवाद। जब आप सिर्फ इस वजह से अपने परिवार की राजनीति ले लेते हैं। सबसे पहला क्या परिवारवाद का क्राइटेरिया है कि आप अपने पिता से राजनीति ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके लिए आप कोई मेहनत नहीं करते हैं, अब बस आते हैं, पिताजी आपको टिकट देते हैं, आप खड़े होते हैं, पिताजी के ही लोग होते हैं, पिताजी के ही पैसे होते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं और सीधे मंत्री बन जाते हैं। बिल्कुल, ये परिवारवाद होता है। हमने इसका बिल्कुल उल्टा किया है। हमने खुद से राजनीति की, एक ऐड दिया जिसपे कि काफ़ी बवाल भी हुआ, इन अ गुड वे इन अ बैड वे, दोनों ही। हमारे नेटवर्क के जो सबसे पावरफुल लोग थे, जो बिहार के सबसे पावरफुल लोग हैं, उन सब से हमने सीधे लड़ाई मोल ली।
तो ये तो बिल्कुल उल्टा परिवारवाद है ना, एंटी परिवारवाद। बात तो सही है आपकी, लेकिन अब आप अपनी पार्टी में कैसे लोगों को, जैसे टिकट देने का क्राइटेरिया क्या है, लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ रही हैं? क्योंकि ये बड़ा संघर्ष है, क्योंकि बिहार जैसा स्टेट, वहाँ पर बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं और बिहार की राजनीति इतनी आसान है नहीं जितना मैं समझता हूँ, अपने करियर में मैंने देखा है। बाकी स्टेट में तो अलग चीज़ें हैं, अलग समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ की राजनीति अब अलग लेवल पे है। तो कैसे लड़ेंगी आप? क्या विज़न है? लोगों को कैसे जोड़ रही हैं? देखिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, ये हमारी क्राइटेरिया है। बाकी तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है कि आपकी पार्टी में आप किसी को अच्छा समझ के लाते हैं, फिर वो कैसे निकलते हैं वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। बट ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है कि क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। अच्छा। और बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है सच। हम चाहते हैं कि प्लूरल नाम है पार्टी का, तो हम चाहते हैं कि सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, महिलाएं, सब हमारी पार्टी से जुड़े। और वो जो एक विकल्प है जिसके बारे में बिहार में काफ़ी बातें हुआ करती हैं कि क्या करेंगे, कोई विकल्प नहीं है, तो वो एक विकल्प हमने दिया है। अब जनता को भी देखना है कि वो जो एक घिसी पिटी जो राजनीति है, पैसे वाली राजनीति, इट्स ऑल जस्ट मनी। आज जो पॉलिटिक्स है उसमें से अगर आप पैसा निकाल दीजिए, फिर हमें बताइए कौन जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ पैसा है, और वो पैसा जो है वो जनता के ही पैसे से बनाया गया पैसा है। क्योंकि कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि अदानी जी और अंबानी जी तो राजनीति कर नहीं रहे हैं। अगर वो लोग जिनकी बैकग्राउंड काफ़ी क्लियर थी, जो गरीब परिवेश से आया करते थे, आज अगर उनके पास राजनीति में इतना पैसा देने का कैपेसिटी है, तो क्लियर है कि जनता का ही पैसा होगा जिसको उन्होंने और भी ज़्यादा बनाया है। तो यही एक संघर्ष है बस। ये लड़ाई छोटी नहीं है मैम, छोटी नहीं है, और बहुत ही ज़्यादा काला धन से ये लड़ाई है। और कोई चैलेंज नहीं है। क्यों चैलेंज नहीं है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि वास्तविकता में कोई काम हुआ नहीं है। तो जनता का जो आक्रोश है, जो संघर्ष है, वो एज इट इज़ है। बेसिक चीज़ें हैं जो नहीं हैं, घर नहीं है। अगर आप ज़मीन पे जाके देखें, अभी भी जो दलित बस्तियां हैं उसमें घर नहीं है। और यहाँ पूरी की पूरी राजनीति जो है वो सिर्फ दलित करके ये लोग कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पीने के लिए पानी नहीं है, और गरीबी इतनी ज़्यादा है। देखिए, हमने पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो कर दिया, बिल्कुल, लेकिन हम इस पे कब चर्चा करेंगे कि उसका फ़ायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कभी नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा तो राजनीति में होती है ना। बिल्कुल। तो राजनीति में जब ऐसे लोग होंगे जिनको यही समझ में नहीं आ रहा कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्यों था, उसका क्या पर्पस है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, बिल्कुल, जिनको मेहनत करना ही नहीं है राजनीति में, और जनता भी नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप मेहनत करें। अनफॉर्चुनेटली हम आपको फॉर इंस्टेंस बताते हैं एक चीज़। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, हमने एक युवा का एक गैदरिंग था, पटना में ही था, तो उसमें हम जा रहे थे। हमने पहली बार, क्योंकि वो मेरे दिमाग में बिहार के जो सबसे इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो युवा स्टूडेंट्स थे, उनके बीच की थी वो जी। तो हमने पहली बार अपना पूरा भाषण लिखा फॉर द फर्स्ट टाइम कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और हमें तो राजनीतिक भाषण देने की आदत है, मतलब अजूल फजूल बोलने की आदत है, तो वो प्रोफेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। बट उनको वो नहीं चाहिए था। अच्छा। हम यही चाहते हैं कि लोग आए, अपने जीवन की 4-5 बातें, एंटरटेनमेंट चाहते हैं। वी वांट एंटरटेनमेंट। हम नेताओं से भी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, एक्टर्स से भी एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, और इसीलिए जो एक्टर्स हैं वो राजनीति में इतना आराम से मूव कर जाते हैं, क्योंकि एक्टिंग करनी है, एंटरटेन करना है। लेकिन आपका जो भाषण था वो तो पढ़े लिखे छात्रों के बीच में था ना, यूथ के बीच में था, उनको भी एक्सेप्ट नहीं है। देखिए, मैक्सिमम जो लोग हैं वो बोलते नहीं हैं। यू नो, पीपल आर जनरली क्वाइट पीपल। जो अच्छे लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, पॉजिटिव भी यही है कि वो शांत लोग हैं, और उनकी नेगेटिव भी यही है कि वो शांत लोग हैं। और जो कुछ मुट्ठी के लोग होते हैं जिनके मुंह में काफ़ी आवाज़ होती है। अब शिक्षा का स्तर बिहार में इस कदर गिर चुका है, उस पर भी हमें बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो प्राइमरी शिक्षा है वो क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ आपको क्लास पास करते जाना है। उसकी जो क्वालिटी है, अगर वो आप उठा के देख लीजिए, तो इट्स गुड फॉर नथिंग। जो प्रोफेसर्स हैं, हमने जब यहाँ पे पढ़ाई की, हमने +2 यहीं से की है, और हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी थी। अच्छा। तो हम प्रोफेसर्स से पढ़ा करते थे। अच्छा। रियली गुड प्रोफेसर्स। हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के
सम ऑफ द बेस्ट प्रोफेसर्स आर इन बिहार, जो अब बिल्कुल ही अपने रिटायरमेंट के नज़दीक हैं। और हमने उनसे हाल फिलहाल में बात की कि कैसी है शिक्षा यहाँ की, व्हाट आर द चेंजेस। और उन्होंने हमें बताया कि तो बहुत ख़राब हालत है। जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अब स्कूलों से जो बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों की जो क्वालिटी है बहुत ख़राब, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत ख़राब है। मुझे अभी कोई बता रहा था कि टीचर्स पे बात हो रही है तो कि यहाँ के जो अच्छे टीचर्स हैं वो कोटा में जाके पढ़ा रहे हैं, बिहार में पढ़ाई नहीं रहे हैं। कोटा, नारायणा, आकाश, दे जस्ट मूविंग आउट। और कुछ लोग हैं जो कि रहना चाहते हैं बिहार में। तो यूनिवर्सिटीज़ में तो इतनी ज़्यादा राजनीति है जी कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो HODs बने हुए हैं, और जो टैलेंटेड प्रोफेसर्स हैं जिनको कि वाइस चांसलर्स होना चाहिए, वो कुछ नहीं, दे आर जस्ट सिटिंग। ये यहाँ की हालत है। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ एक स्किल है जिसकी काफ़ी ज़रूरत है, मुझे भी ऐसा लगता है, और किसी को ये करने की ज़रूरत है। अंग्रेज़ी हमारे करिकुलम से हटा दी गई जी। जो गरीब बच्चे हैं, सब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या विजन था? जब ग्लोबलाइजेशन हो गया 1990 में, तो या तो हम ग्लोबलाइजेशन नहीं करें और हिंदी को इतना सशक्त करें कि हम नौकरियां हिंदी में ला पाए। हम ये तो नहीं कर पाए हैं। तो आज जो गरीब बच्चे हैं उनको हम क्या बना रहे हैं? मजदूर बनाना चाहते हैं। ठीक बात है, क्योंकि जितना कट थ्रोट कंपटीशन है, जब बिहार के बाहर आप जाते हैं एक ही पॉइंट पे छटते हैं। इतना ब्रेनी होने के बाद भी जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे छटते हैं, वो है अंग्रेजी जानने का स्किल। UPSC में हिंदी मीडियम से आज तक कोई टॉपर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कितना भी मार्क्स उनको आ जाए, इंटरव्यू में उनको कम मार्क्स आता है। एक स्टेटस सिंबल है अंग्रेजी देश में। तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को वो स्किल दें? भाषा इज जस्ट अ स्किल। और अंग्रेजी तो हिंदी से बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा है। हिंदी तो सबसे मुश्किल भाषाओं में से है। बिल्कुल। अगर आप 12 वर्ष तक बच्चों को हिंदी सिखा रहे हैं, 12 वर्ष तो हम सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तभी हिंदी आती है। तो बहुत आसानी से सरकारी स्कूलों में साथ में अंग्रेजी भी सिखाई जा सकती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम एक इतने आप कह सकते हैं AI का भी ज़माना है, मीडियोक्रिटी का कुछ नहीं होना है। अब हमें एक ऐसा बिहार बनाना पड़ेगा, भविष्य ऐसा बनाना पड़ेगा जो एवरेज से ऊपर हो, ना कि बिलो एवरेज हो। तो इन बातों पे तो चर्चा ही नहीं करनी है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये लड़ाई बड़ी है, बड़े प्लेयर्स हैं बिहार की राजनीति में। आपको कभी लगा नहीं कि ठीक है अपना बाहर से पढ़ाई की, किसी बड़ी कंपनी में जाके पैसे कमाते, आराम से सेटल्ड हो जाते, यहाँ पर आके इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी? जब वहाँ पे थे तो देयर वाज सम टाइम्स जबकि दिमाग में बात आती थी कि क्या वाकई में वापस जाना है। और वो होता है, आपके आसपास जितने लोग हैं सब कुछ अलग कर रहे हैं जीवन में। कोई वहाँ का सिटीज़न ही हो गया, कोई वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है, कोई बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम कर रहा है और आपको बता रहा है कि मतलब हमारा पे स्केल अब इतना हो गया है। तो उस पॉइंट पे था। बट जब आप बोरिया बिस्तर पैक कर लिए तो उसी दिन वो निर्णय हो गया। सो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। कभी नहीं ऐसा होता है। इनफैक्ट जब भी कोई भी डिफ़िकल्टीज आती हैं सामने, कोई चुनौती आती है, तो और भी लगता है कि अब तो करना ही है। हाँ बिल्कुल। किसी बात का ऐसा मलाल रहा है, अफसोस रहा है जीवन में कि ये कर लेते तो ठीक रहता, या फिर ये करना चाहिए, या फिर ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई? नहीं, 2020 के बाद 8 मार्च के बाद जी हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमें ये कर लेना चाहिए था। इनफैक्ट सीखता है आदमी बहुत कुछ, हमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमने की। राइट फ्रॉम वो जो ऐड हमने दिया था, वो हर चीज़ जो हमने की हम ऐसे ही करते। उससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था। क्योंकि देखिए, हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आप हार गए, लेकिन तो जीत जाते और उसके बाद कर लेते, वो कभी नहीं होगा। आप कैसे जीतते हैं वो ये डिसाइड करेगा कि आप कितना कुछ बदल पाएंगे। आप स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आप जदयू से स्टार्ट करते हैं तो आप नहीं कुछ बदल पाएंगे, तब नीतीश जी बदलेंगे। ठीक बात है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग नीतीश जी के पास होगी। भले आप उनको कितना भी पसंद कर ले, लेकिन आप दया का पात्र रहेंगे और पॉलिसी में आपका कोई से नहीं रहेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि कोई नेता पॉलिसी मेकर हो। तो कुछ नहीं बदल पाते, कोई भी रिग्रेट नहीं। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं आपको? ठीक हैं नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर? 2005 में वो बेस्ट मुख्यमंत्री थे। अच्छा। उस वक्त की जो मांगे थी उसमें उन्होंने एक
अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छी बेहतरीन शुरुआत की। एक कारण ये भी है अनफॉर्चुनेटली कि उसके पहले की जो सरकार थी वो डोमेंट हो गई थी। लगभग 5 साल जो लालू जी का लास्ट 5 साल था उसमें वो सरकार डोरमेंट हो गई थी। लालू जी भी मोस्टली जेल में ही थे जी। और बाकी तो सभी जानते ही हैं कि कुछ लोगों के हाथ में पूरा कब्जा हो गया था। तो उस वक्त में लगा जैसे कि मसीहा आ गए, क्योंकि जहाँ कोई भी काम नहीं हुआ वहाँ पे जब काम शुरू हो गया तो हमारा ग्रोथ रेट भी आपको याद होगा, जो परसेंटेज था वो बिल्कुल हाई था, पूरे देश में सबसे हाई था। और मुझे लगता है कि नीतीश जी को लगा कि काम हो गया, और उनकी भी गलती नहीं है, गलती फिर हमारी ही है कि उन्होंने आपको 2 चीज़ें कही, प्रॉमिस की कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, हम सड़क बना देंगे और हम आपको बिजली दे देंगे। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, उन्होंने यही तीनों चीज़ें प्रॉमिस की थी। इससे ज़्यादा उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था कि हम विजन लेके आए हैं और हम उद्योग लगा देंगे। और जो उन्होंने प्रॉमिस किया उन्होंने किया। 10 साल तक उन्होंने काम किया। सड़कें तो अच्छी बनी है बिहार में, अब अच्छी नहीं है हाँ, लेकिन तब बनी थी क्योंकि तब सड़कें थी ही नहीं। तो हमें लगा कि अरे यार तो सड़कें बन गई, जो सड़कें थी ही नहीं वो जब बन गई तो हमें लगा अच्छी है, अच्छी सरकार काम कर रही है। 10 साल के बाद हमें उन्हें हटा देना चाहिए था। 2015 में हमें कोई और विकल्प चुनना चाहिए था। और ये करने से ऐसा होता है कि सरकारों पे भी, नेताओं पे भी प्रेशर रहता है बिल्कुल कि नेक्स्ट कौन है। अभी एक व्यक्ति के चेहरे पे उन्हीं के लिए ताली बजनी है और उन्हीं को गाली खानी है। मतलब अगर कोई विधायक नहीं भी काम कर रहा है तो गाली नीतीश जी खाएंगे और ताली भी जो बजनी है वो सिर्फ उन्हीं के लिए बजनी है। तो ये पिछले 10 साल में जो उनका रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ख़राब है। ना ही वो वक्त के अनुसार अभी होने चाहिए। जितनी तेज़ी से वक्त आगे मूव कर रहा है उसमें नीतीश जी का जो एक्सपोजर है, जो उस दुनिया में, उस युग में जी रहा जो उनका एक ब्रेन है, वो अब बिहार के लिए सूटेड नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बढ़ते समय के साथ अपने आप को भी बढ़ाए। ये लोग उस युग के लोग हैं जो जितना जानते हैं उसी में खुश हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को अप टू डेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, अपने आसपास युवाओं को नहीं रखे। नीतीश जी बार बार जो पाला बदलते हैं उसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं यहाँ से लेकर दिल्ली तक, पूरे देश में होती हैं। उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? हमने कहा ना कि 2015 के बाद से जिस तरीके से उन्होंने किया है उसमें हमारी तरफ से ये बेस्ट होता। देखिए इलेक्शन तो होता ही है, या तो आप रिवॉर्ड करते हैं या तो आप पनिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा इतना गिर गया है कि ये भी अब नहीं समझ में आ रहा। मतलब एक करिकुलम तो बच्चों को अब स्कूल में ये देने की ज़रूरत है कि राजनीति क्या होती है, चुनाव क्यों होते हैं। ठीक बात। आप जो पानी खरीद रहे हैं, आपके घर में लोग जो बिस्किट खरीद रहे हैं, जो सलाई माचिस खरीद रहे हैं, उसमें टैक्स जा रहा है। वही टैक्स का पैसा है जो सरकार खर्चा। देखिए किसी भी समाज की बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप जवाब क्या दे रहे हैं। इस पे निर्भर करती है कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो या समाज हो। हम सवाल नहीं पूछ रहे। हमने ये लोग जो करते हैं उसी को नॉर्मल मानते हैं। और अगर मेरे जैसा कोई आदमी आके विकास की बातें करता है तो 100 बातें जो कि होनी नहीं चाहिए वो सारी बातें होती है कि ये लंदन की हैं, ये लंदन से आई हैं, लंदन रिटर्न है, इंग्लैंड से आई हैं। तो ये दुर्भाग्य है, बट किसी को करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं। हाँ, ऐसी बातें बहुत होती हैं और कई नेताओं ने भी आपके बारे में बहुत सारी बातें बोली। उनको मैं अपने सवालों में नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत उसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। 2020 में आपने चुनाव लड़ा था, आपके पिताजी आपके साथ थे? नहीं थे? साथ तो नहीं थे। हाँ। जीवित थे। कुछ कमी खल रही है 2025 और 2020 के बीच में? नहीं, 2020 में जब हमने वो ऐड दिया था तब पिताजी को मालूम नहीं था कि हम राजनीति कर रहे हैं जी। और उसी ऐड के थ्रू मालूम पड़ा। अच्छा। और हमने अपना फ़ोन वगैरह, आई डेंट हैव अ नंबर उस टाइम पे, मतलब हमने इंटेंशनली कि वो हमें फ़ोन नहीं करे, इसीलिए अपना नंबर भी वो किया था। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि उन्होंने जाके, और जो मीडिया यहाँ पे तो यही है कि ये नाम इसका बाप कौन है। तो इनके पिताजी तो जदयू के ही नेता हैं। तो सब वहाँ पहुँच गए, उन्हीं से सबसे पहले कांटेक्ट किया। और लेकिन उन्होंने मॉरली हमारा उस वक्त में सपोर्ट किया। हाँ, बट उतना ही था। लेकिन उससे पहले आपने कोई डिस्कशन नहीं किया था, कोई बातचीत नहीं? कभी नहीं। 2020 के तो पूरे चुनाव में हम कभी घर भी नहीं गए। हम दरभंगा भी जब कैंपेन कर रहे थे तो होटल में ही रुके थे।
तो वो सहमत थे कि आप ऐसा करें? असहमत नहीं थे। नहीं थे? असहमत नहीं थे। सहमति हमने उनसे पूछी नहीं। अच्छा। आई थिंक उसके लिए काफ़ी गंगा में पानी बह चुका था। तो उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मत करिए। तो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे घर वालों की सहमति हो चाहे ना हो? नहीं होनी थी सहमति। अगर आप किसी पार्टी के सिपाही कहते थे वो खुद को कि हम नीतीश जी के सिपाही हैं, और उसकी काफ़ी लंबी कहानी है, तो जाहिर सी बात थी कि वो नहीं सहमति देते। अगर आप जेडीयू के साथ जुड़ती तो शायद जीत जाती और शायद पिताजी भी खुश रहते। पता नहीं, आई थिंक एक ऐसा पॉइंट आया था जबकि वो उनके कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज से ये लगता था, जिस तरीके से वो हमें बचपन से करते थे। अच्छा। वो बहुत इज्जत करते थे। उन्होंने कभी हमें तू तड़ाक करके बात नहीं की। हमेशा उन्होंने आप बोला, नाम के साथ जी लगा के बोला। अच्छा। जो कि काफ़ी क्रेजी साउंड करता है, बट वो कहते हैं ना, जैसे भगवान को इज्जत करेंगे वैसे उन्होंने हमारी बचपन से बहुत इज्जत की, और हम भी उनकी बहुत इज्जत करते थे। म्यूचुअल था हमारे बीच का रिलेशनशिप। तो कभी एक ऐसा पॉइंट आया जबकि हमें लगा कि उस इज्जत में और भी इजाफा ही हुआ है। हमारे बीच में फ्रेंडशिप हो गई 21, 22, 23 में, व्हेन ही पास्ड अवे। तो हमारा जो संबंध पहले एक फॉर्मल वो मिथिला में जैसे संबंध होता है उससे ज़्यादा हो गया। वी बिकेम बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। लाइक कुछ भी उनको भी प्रॉब्लम हो रही है तो बता रहे हैं कि ऐसे है, और उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो हम उनको दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि वो इज़्ज़त बढ़ी ही कि हम खुद से कर रहे थे। तो आई थिंक ही वाज प्राउड ऑफ इट। हाँ, हमारे चैनल्स पर और हमारे पास मैसेजेस बहुत आते हैं। बिहार के जो लोग हैं, जो जनता है, वो कमेंट करती है और ये कहती है कि ज़रा जब भी किसी नेता से बात कीजिएगा तो ये ज़रूर पूछिएगा कि सरकारी नौकरी का क्या होगा। एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान हैं, भर्तियों के लिए परेशान हैं, दूसरी तरफ बिहार में हम लोगों ने देखा है कि सड़क पर युवा लाठी बहुत खाता है, और आप भी यूथ हैं, युवा हैं, तो इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? अब ऑनेस्ट जवाब दूंगी। पहली तो ये जो पूरा सरकारी नौकरी को लेके सिर्फ एक चार्म है जो सिर्फ बिहार में ही है और यूपी में प्रॉब्ली, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अच्छा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपको एक खासी नंबर ऑफ सरकारी नौकरी मिल सकती है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 14 करोड़ है। बिल्कुल। 14 करोड़ सरकारी नौकरी हमें नहीं मिल सकती। दैट्स इम्पॉसिबल। उसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जो देश है, जो हमारा महान देश है, उसमें हमारा फाइनेंशियली या रेवेन्यू वाइज कितना कंट्रीब्यूशन है। वो नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सबसे पीछे हैं, बीमारू राज्यों में एक है। तो हमारे यहाँ जो टैक्सेशन का पैसा आ रहा है वो तो बाकी जो आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथेंड राज्य हैं वहीं से आ रहा है, और उसमें हमें हर चीज़ में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी हमें कभी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन अब यहाँ पे 2 है। पहला तो ये है कि जो सरकारी नौकरियाँ हैं वो सही से क्यों नहीं मिल रही, दैट्स योर क्वेश्चन। और जब ये भर्ती कर लेते हैं उसके बाद ये टॉर्चर करते हैं। हम तो अभी भी परसों ही गए हैं, गर्दनी बाग में गए हैं जी। वहाँ पे आप देखेंगे कि जितने लोग बैठे हैं सब पे इन्होंने लाठी चार्ज करवाया है। लेकिन वो जाएंगे कहाँ? अगर आपको इस चीज़ से दिक्कत है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं तो आप ही सोल्यूशन दीजिए कि वो अपना विरोध कैसे दर्ज करेंगे। आपकी जो पूरे नेता हैं वो तो अनअप्रोचेबल है, अनएक्सेसिबल है, उन तक तो पहुंचा ही नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जी तक तो पहुंचने का कोई सोच ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो वो क्या करेंगे? तो उनको अपना विरोध, तो उनका घर चलना है और वो विरोध करते हैं। अब उसमें एक और कैवियाट है कि अगर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये सो कॉल्ड जितने भी परिवर्तन करने वाले नेता हैं ये उनको कोई वैल्यू ही नहीं देते, उनसे मिलते ही नहीं है। अगर 200 लोग हैं कर रहे हैं तो कोई नहीं जाता, अगर 8000 लोग हैं तो कर रहे हैं तो कोई नहीं जाता। जहाँ पे ये मीडिया का पूरा अटेंशन होल्ड कर सके बस ये वहीं पे जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ऑल दीज यंग पीपल जिनको की जॉब मिल गया, या हम तो अभी गए थे वहाँ पे 11 साल पहले एक निकला था उनके अपॉइंटमेंट के लिए एड, जिसमें उन्होंने भरा था, जिसको 2023 में उन्होंने फाइनली नौकरी दी और फिर 1 साल के बाद हटा दिया। तो अब वो लोग क्या करेंगे? दे कांट डू एनीथिंग। तो जो सरकारी नौकरियां हैं, और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन नहीं है। मतलब
सरकारी दफ्तरों में एक अलग ही जाति व्यवस्था है कि ये परमानेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मतलब संविदा पे हैं, ये डेली वेजेस में है। जबकि ये नियम है, सुप्रीम कोर्ट का ही एक निर्णय था कि एक तो सबको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और 26,000 मिनिमम मतलब न्यूनतम आपको वेतन देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय है, उसके आधार पे इनको देना चाहिए इनको। बट यहाँ पे 3,000 2,000 इस तरीके से, और ओवर काम लेना, उसके लिए कोई बोनस नहीं देना, महिलाओं तक पे लाठी चार्ज कराना और दूसरी तरफ पोस्टर पे लिखना कि महिलाओं की जय जयकार है। तो ये हालत है। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं लाया जाएगा बिहार में, सबको नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी तो है ही, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लाने की ज़रूरत है। और जो नौकरी मांग रहे हैं उनको लाठियां पड़ रही हैं, उनको लाठियां पड़ रही हैं। और वादा ये हो रहा है कि हम इतने को नौकरी दे देंगे जी, जो हैं उन्हीं को आप बस दे दीजिए। आप ही ने नियुक्ति निकाली थी ना। अभी 4 दिन पहले संविदा कर्मियों ने भी बड़ा यहाँ पर हंगामा किया, पटना के अंदर सड़कों पर उतर आए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जैसे मखाना का बड़ा कारोबार है। मैं अभी एक स्टोरी भी करने गया था तंबाकू पर, तो तंबाकू की पूरा गांव खेती करता है यहाँ वैशाली में और तमाम जगहों पर, समस्तीपुर में। तो बिहार कोई ब्रांड क्यों नहीं बना पाया? भाई आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, वो टूरिज़्म से चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश अपनी तरह आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार अपना ब्रांड क्यों नहीं बना पाया कोई भी चीज़ का आज तक? उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। जब हम एज वोटर्स वोट करते हैं तो काम हमारा प्रायोरिटी नहीं होता। हम इस वजह से वोट नहीं कर रहे होते हैं कि जब हम घर से निकल के जाते हैं तो हमें जल जमाव के पानी में हेल के जाना पड़ता है। हम वोटिंग कर रहे होते हैं कि हम घर में किस भगवान की पूजा करते हैं, इसके बेसिस पे हम वोटिंग कर रहे होते हैं। या जो बचपन से सिखाया गया है कि आपकी ये जाति है, आपकी ये जाति है, उसके बेसिस पे हम वोटिंग कर रहे होते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें जो इस्तेमाल की गई हैं वो तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए की गई। ये तो मुद्दे ही नहीं है। इस देश के संविधान ने हर को ये राइट दिया है कि आप किसी की भी पूजा कर सकते हैं। प्लूरल देश है हम, सबको ये राइट है। तो सरकार का क्या काम है? इस राइट की प्रोटेक्शन, यही सरकार का काम है। नहीं तो अगर इसके अतिरिक्त अगर सरकार कुछ कर रही है तो वो संवैधानिक नहीं है। आपको सिर्फ यही राइट है कि आप जिसकी भी पूजा करें, आप उनको वो प्रोटेक्शन दीजिए कि वो कर सके अपने घर के अंदर। दूसरी चीज़, जाति व्यवस्था एक कुरीति है। ये कहना कि मैं फलाना जाति का हूँ और मुझे बहुत ही प्राउड है, आप मूर्ख हैं। वो एक कुरीति है। जैसे सती प्रथा कुरीति थी, उसको ख़त्म किया गया था। किसी के कान में पिघला के कुछ दे देना, किसी को कुर्सी से नीचे बैठाना, ये सब खराब चीज़ें थी हमारे समाज की, जिसको ख़त्म किया गया। मैडम, पूरा का पूरा बिहार चुनावी जातिवाद पर होता है। वही वो परोस ही रहे हैं। आपकी थाली में आप इडली कैसे खाओगे अगर खिचड़ी मिलेगा तो? वो यही परोसते ही आए हैं, उन्होंने यही जनरेशन्स ही बनाए हैं। ये प्रश्न नहीं पूछना कि आपने हमें गरीब क्यों रखा है, हमारे स्कूल में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पा रहे। वो सब खुद से लड़ लेना है। अब देखेंगे स्कूलों में, हम देखते हैं, हमें हंसी भी आती है और दुख भी होता है। इन्होंने हर स्कूल में लिख के रखा है कि संघर्ष ही जीवन है। नहीं, डेमोक्रेसी में संघर्ष नेता लोग करते हैं। जिस दिन हम यहाँ आए नेतागिरी करने के लिए, उस दिन हमें मालूम था कि अब संघर्ष करना होगा। जीतने के लिए संघर्ष नहीं, परिस्थिति को बदलने के लिए संघर्ष, ताकि जो लोग हैं उनका जीवन बेहतर हो। सिर्फ कहीं से किसी एडवांस डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी कॉपी कर लेने से डेमोक्रेसी नहीं हो जाएगी, उसको वैसे चलाना भी होगा। बाकी सारे देशों में जिनके जैसा हमने बनने की परिकल्पना की थी, उन सभी देशों में संघर्ष सरकारें करती हैं, जनता नहीं करती। तो हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। मुश्किल है, लेकिन यही हमारी सोच है। आज भी जब चुनाव होगा तो इस वजह से चुनाव में लोग वोट नहीं करेंगे कि हमारे पास नौकरी नहीं है। ये सब कैमोफ्लाज है। अब एक पार्टी आई, पढ़ी लिखी पार्टी आई 2020 में, उसने एक मैनिफेस्टो जारी किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का उपयोग किया, लेट्स ओपन बिहार कैंपेन किया, जा के हर जगह दिखाया कि ऐसा हमारे यहाँ कभी कल कारखाना था जो इन्होंने बंद करा दिया। बड़ी बड़ी बातें की, प्रोग्रेसिव शब्द का उपयोग किया, पॉजिटिव शब्द का उपयोग किया। तो आज उस दिन के बाद से, उसी चुनाव से सभी पार्टियां इन शब्दों का उपयोग करने लगी।
अरे आप ही लोगों से तो हम छुटकारा दिलाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे ज़्यादा रिग्रेसिव कौन है? जब आप स्टेज पे बैठ रहे हैं और आप इस राज्य की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज को लीड कर रहे हैं और वहाँ पे जब आपसे पूछ रहा है कोई कि आप कैसी राजनीति करते हैं और आप एक दूसरी पार्टी का सुन के और बोल रहे हैं कि हम प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं और पॉजिटिव राजनीति करते हैं, जबकि आपकी पूरी राजनीति जाति बेस्ड है, जाति बेस्ड है, तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। हर पार्टी के लिए जाति बेस्ड है। हमने देखा है कि हर कैंडिडेट उतारेंगे तो उसी हिसाब से ये लोग उतारेंगे। नेता नहीं है, हाँ। दीज पीपल आर पॉलिटिशियंस, दैट्स इट। नेता कौन? प्रशांत किशोर नेता हैं? वो तो पॉलिटिशियन भी नहीं है, वो तो स्वयंभू रणनीतिकार हैं। नहीं, अब तो चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। हाँ, लेकिन वो तो जदयू के वाइस प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। वो तो मोदी जी के साथ भी थे। नहीं, ममता दोनों जी के दो साथ भी बातें थे। हैं, दोनों दो बातें हैं। हाँ। जब आप मोदी जी के साथ थे तो आप एक बिजनेस कर रहे थे, लेकिन जब आप जनता दल के वाइस प्रेसिडेंट थे तो आप बिजनेस नहीं कर रहे थे। हाँ, तब तो आप राजनीति में एक आ गए। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो हमने कहा ना कि तो आप क्या तो कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ। अपने अपने जो जाति के बायसेस हैं उससे ऊपर उठ के हर व्यक्ति को आंकने की ज़रूरत है वोट करने से पहले। शुरू में अगर कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है देन यू जस्ट डोंट पिक एंड ईट इट। आपको उसका इंग्रेडिएंट भी चेक करने की ज़रूरत है। ठीक बात है। लेकिन प्रशांत किशोर की चर्चा हुई है। प्रशांत किशोर लोग कह रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अब युवाओं को बहुत आकर्षित कर रहे हैं और काफ़ी पैसा उन्होंने इस चुनाव में खर्चा किया है, काफ़ी फंडिंग हुई होगी तभी खर्चा हो रहा है। तो उनके बारे में क्या राय है? एक और फाइट लड़नी होगी आपसे अब प्रशांत किशोर पहला से प्रश्न तो लड़ना- यही पूछने की ज़रूरत है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हाँ, उनसे कई बार पूछा भी गया है। जिस पे उन्होंने जवाब दिया है कि हमें नेता राय देने के 100 करोड़ देता है। तो 40 करोड़ उन्होंने टैक्स का पैसा भरा है, फिर तो उनका उस लिस्ट में नाम होगा। उन्होंने कहा कि जिनकी हमने मदद की है तो अब हमारा वक्त आ गया उनसे मदद वापस मांगने का। और नेता लोग उनकी मदद कर रहे हैं, नेता जो कि अपना भी नहीं होता। अब ऐसे कोई कल कहेगा कि हमें खजाना मिल गया। तो आप प्रशांत किशोर की फंडिंग पे सवाल उठा रही हैं? उठाना ही चाहिए, हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। और अगर वो राजनीति में चले जाएंगे तो इस तरीके की राजनीति को सस्टेन कैसे करेंगे? तब वो पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या तभी भी यही दलीलें देंगे? हाँ। पहला प्रश्न ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या उन्होंने 40 करोड़ टैक्स भरा? 100 भरा ही करोड़ में होगा। अरे तब तो वो अदानी अंबानी होते। अगर उन्होंने भरा रहता, ये छिपी हुई बातें थोड़ी होती हैं। जो टैक्स पेयर होता है उसमें जो हाईएस्ट टैक्स पेयर होता है वो तो पब्लिक डोमेन में होता है। तो हमने कहा ना कि जाति के बायस से उठ के आप तेजस्वी जी को भी वैसे ही आंकिए और आप प्रशांत किशोर जी को भी वैसे ही आंकिए। अपने जाति के चश्मे हटा के और तब आप लोगों को आंकिए, तो सब आपको एक ही थाली के नज़र आएंगे। और प्रश्न पूछिए कि जब आप जदयू में 2 साल तक वाइस प्रेसिडेंट थे तो आपने क्या किया, बिहार के लिए क्या किया? अभी तो वो कह रहे हैं कि जब से जैसे ही सीएम बनेंगे वैसे ही शराबबंदी को हम हटा देंगे। ये हम ही 2 ने कहा घंटे था के 2020 में। आपका उन्होंने तो शराबबंदी लागू की थी। इसका प्रश्न, ये प्रश्न कौन पूछेगा? क्या उन्होंने नीतीश जी को बनाया? या तो उनका ये क्लेम गलत है। 2015 में जब नीतीश जी ने शराबबंदी लागू की तब उनका एडवाइजर कौन था? टेल मी, आई एम क्यूरियस। तो जिसने शराबबंदी लागू, सिर्फ दूसरे पार्टी का एजेंडा सब उठा के बोल देने से और बहुत सारा पैसा फेंक देने से लोग चुनाव नहीं जीतते। मीडिया में खबरें जीत सकते हैं, चुनाव नहीं जीतते। और यही कारण है कि उनका इतना पुअर परफॉर्मेंस रहा। जमानत जब्त हो गई थी ना। तो यही है, ये डिसीव मत करिए लोगों को। आप कहिए कि आपको राजनीति करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको राजनीति करनी चाहिए। आप राजनीति करिए, यू आर मोस्ट वेलकम। ये तो अच्छी चीज़ है ना कि नए नए लोग राजनीति में आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों को झूठ मत बोलिए, उससे हमें प्रॉब्लम है। जिसने शराबबंदी की वो आज कह रहा है कि हम शराबबंदी हटा देंगे। क्यों कह रहा है? क्योंकि प्लूरल्स पार्टी ने 2020 में कहा कि हम शराबबंदी हटा देंगे। आपको मालूम है, वी वर द ओनली पार्टी एंड द फर्स्ट पार्टी जिसने बात कही थी। एंड कैन यू इमेजिन कि उससे हमें किस तरीके का नेगेटिव इन्फ्लक्स मिला था? क्योंकि यहाँ पे शराबबंदी संभव मोरालिटी से रिलेटेड थी। जबकि उसमें बात सिर्फ इतनी ही है कि उसका बहुत ही मैसिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो रहा है।
हम उन लोगों से मिल रहे थे 21 में, 22 में, 23 में, जिनकी जहरीली शराब की वजह से जान चली गई थी। तब हमने ये बात कही थी। क्या एक्चुअल में बिहार में शराबबंदी है? कोई शराबबंदी नहीं है, जहरीली शराबें मिल रही हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अब नशा का प्रॉब्लम है। स्कूल के बच्चों को दूसरे तरीके के नशे कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों को सिरिंज से नशा दिया जा रहा है। हम जहाँ भी गाँव में जाते हैं हम यही सुनते हैं। हमने एक आर्टिकल भी लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि शराबबंदी क्यों हटनी चाहिए और क्यों ये नेता जिन्होंने शराबबंदी अपने आप को सोशलिस्ट कह के लागू कराई वो सोशलिस्ट नहीं है। और उसके बाद काफ़ी उनको फ़ोन गया होगा, तो हमसे दोबारा कोई आर्टिकल नहीं मांगा गया। अच्छा। ये हम आपको जो सच्चाई है वो बता रहे हैं कि वी वर द ओनली पीपल, हम वो एकमात्र व्यक्ति थे जिसने कि ये बोला था कि शराबबंदी हटानी चाहिए, क्योंकि प्रोहिबिशन इज़ अ फेल्ड पॉलिसी। पूरे दुनिया में ये पॉलिसी फेल हो चुकी है। हमने अपने उस पॉलिसी के ज्ञान से ये बात बोली थी, किसी को कॉपी करके नहीं बोला था। मैंने प्रशांत किशोर के बारे में इसलिए बोला, जब हमने पटना में एंटर किया, ये फर्स्ट टाइम मैं पटना आया हूँ इलेक्शन कवर करने के लिए, तो चारों तरफ हमें पीली गाड़ियाँ दिखाई दे रही थी और बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ थी। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी गाड़ियाँ हों, और पीली पीली गाड़ियाँ चारों तरफ दिखाई दे रही। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक और आपके सामने चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। नहीं, चुनौती हमारे सामने अब रेडबुल का प्रचार ऐसे ही होता है। हाँ, रेडबुल की गाड़ियाँ होती हैं जो घूमती हैं, तो प्रचार से थोड़ी चुनौती होती है। चुनौती आज भी वही दो लोग हैं। अगर आप कोई कंपटीशन में बैठते हैं तो आपकी किसके साथ कंपटीशन होती है? जो जीतने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ कंपटीशन होती है। हर पार्टिसिपेंट के साथ थोड़ी कंपटीशन होता है। तो कौन बिहार के चुनाव में कौन है सबसे आगे आपके? एनडीए है और महागठबंधन है, बस यही दो ही लोग हैं। हमने जो अभी इतनी लंबी चौड़ी बात की, उसमें जितने पॉइंट्स हमने बात किए, उससे भी ये बात जाहिर है कि यही दो वो गुट हैं जो कि जीतेंगे। सीट वाइज चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन सरकार बनाने में भी अभी भी यही दो लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे तो कोलिशन राजनीति है। हम पार्टीज की थोड़ी बात कर रहे हैं, हम कोलिशन की बातें कर रहे हैं। महागठबंधन है, इंडिया जिसको ब्लॉक कहते हैं, उसमें इतनी सारी पार्टियां हैं। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि इस राज्य में सिर्फ एक ही चाणक्य है। तो उनको भी तो मालूम है ना कि कोलिशन जीत रही है, मतलब कारण है, दो ही गुट हैं। गुट दो ही हैं, उन्हीं दोनों में से कोई सरकार बनाएगा। वही सारी चीज़ें कर रहे हैं अब नए नए लोग, जो हमने 2020 में किया था। वो अपने आप को लॉन्च करने के लिए अच्छा है, लेकिन जीता बूथ पे जाता है, गाड़ियां घुमा के जीता नहीं जाता। बूथ पे आपके लोग होने चाहिए। अब चुनाव लड़ने में पैसा तो देखिए खर्च होता ही है, तो अब ये लोग भी कमेंट ज़रूर करेंगे कि भाई आपको भी तो कहीं से फंडिंग हो रही होगी, या फिर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या आपको मेरा पैसा उतना ही नज़र आ रहा है जितना प्रशांत किशोर जी का नज़र आ रहा है? तो मैं आपको यही कहूँगी कि अपने जाति वाले बायस से बाहर निकलिए। क्या आपको मेरी इतनी सारी गाड़ियाँ नज़र आई? क्या आपको मोदी जी के इतनी बड़ी होर्डिंग्स नज़र आई? तो पूछने के लिए कुछ भी पूछ लेना। जस्ट बिकॉज कि आप अपने बायस की वजह से किसी को सपोर्ट करते हो तो कुछ नहीं होगा, नहीं आपका भला होगा एज अ जनता और नहीं राज्य का भला होगा। आप हमें नापसंद करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सबको नापसंद करिए अपने बायसेस की वजह से। एंड द फैक्ट कि आप हमें नापसंद कर रहे हैं, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, जो कभी राजनीति में नहीं था, जो कभी किसी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, कभी इलेक्ट नहीं हुआ, उससे आप इतनी चतुराई वाले प्रश्न पूछ रहे हैं। इसी से पता चलता है कि आपके बायसेस हैं एट प्ले। क्योंकि अगर एक तरफ आप इतने चतुर हैं तो सबके साथ वो चतुराई दिखाइए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन सबसे पूछिए। किसी दल ने, किसी गठबंधन ने आपको अप्रोच किया कि आप हमारे साथ आ जाएं? देखिए, हमारे लिए 2020 में हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन ओवर द टाइम कोलिशन वाला जो सच है वो हमने भी रियलाइज़ किया है, और हम ये जानते हैं कि थर्ड फ्रंट के लिए कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं था बाकी लोगों की तरह कि हमें पार्टियों से निकाल दिया गया था। हमें तो किसी पार्टी से निकाला नहीं गया था, अनलाइक अदर पीपल जिनके पास इस तरीके से राजनीति करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमने ये रियलाइज़ किया कि अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें जिस विजन की हम बात कर रहे हैं कि बैठिए और ये बात करते हैं कि 20 वर्षों के बाद बिहार जो बनेगा उसका क्या विजन होगा, उसके लिए क्या क्या काम करने हैं, ठीक है, तो कोलिशन करेंगे। लेकिन किसी को बिहार बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इनकी राजनीति वैसी ही है, वही पुराने ढर्रे की राजनीति है,
और बस ये सब कहना कि विकसित कर देंगे। अब एक ने कहा कि विकसित कर देंगे तो अब सब बोलेंगे कि विकसित कर देंगे, तो सब विकसित कर रहे हैं। नहीं, विकास की बात तो हर एक पार्टी करती है, हर एक मन से करती है। अब मैं कुछ नेताओं के नाम है हमारे पास, उनके बारे में अगर कुछ आप कहना चाहेंगी तो क्या कहेंगी? तेज प्रताप यादव के बारे में क्या कहेंगी? लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। इसके अलावा कुछ नहीं? इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव जी के बेटे। आप तो चुनाव लड़ रही हैं उनके सामने, वो इसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं लगती उनको? अगर वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नहीं होते तो क्या आप उनको जानते? तब वो क्या होते? चलिए हटा देते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, बहुत बड़े नेता हैं लालू जी, उनके वो बेटे हैं। अगर वो ये नहीं होते तो वो क्या होते? आप हमें जवाब दे दीजिए। हम यहाँ लोगों को प्लीज़ करने नहीं आए हैं जी, क्योंकि हम जो चीज़ करने आए हैं वो प्लीज़ करके नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। तो हम किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम सही बात बोलेंगे। हम ये एक्नॉलेज करेंगे कि लालू जी बिहार के बहुत बड़े नेता हैं एंड डिजर्विडली सो, ठीक है। लेकिन अब हम ये भी नहीं कह देंगे कि तेजस्वी जी बहुत बड़े नेता हैं। उनकी पहचान ही यही है कि वो लालू जी के बेटे हैं। ठीक है, लालू जी के बारे में कुछ एक शब्द से बोलना चाहेंगी? लार्ज हार्टेड नेता, बड़े दिल वाला नेता। नीतीश कुमार। बिहार के अभी तक के बेस्ट मुख्यमंत्री। कन्हैया कुमार। छात्र नेता। पप्पू यादव के बारे में कुछ कहेंगी? नहीं, उनका नाम आने से उनका जो आरोप वाला जो इतिहास है वो हमारे जहन में ज़्यादा आता है, तो नहीं। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव बहुत एक्टिव दिखते हैं बिहार में। अखिलेश यादव के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? दो चीज़ें हमें उनकी काफ़ी अच्छी लगी। वो भी परिवारवाद से ही आए हैं जी। मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्पेस बनाई है और शायद वो एक्सपोजर की भी वजह से है। बाहर गए, बाहर से पढ़ाई लिखाई किए, उनमें इनसिक्योरिटी नहीं नज़र आती जो बाकी युवा नेताओं में नज़र आती हैं। और जाहिर सी भी बात है कि जिसमें कम क्वालिटीज़ होगी वो ज़्यादा इनसिक्योर होगा। उन्होंने जो ये पूरा पीडीए वाला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हमें वो काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो जो अमित शाह जी के साथ जो उनकी एक वो छोटी सी जो वो वायरल हुई थी, तो हमें वो हमारे बचपन में जिस तरीके से राजनीति होती थी उसकी याद आई। लाइट राजनीति होती थी, खुशनुमा माहौल होता था, ऐसी नफरत वाली राजनीति नहीं होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे जब हम छोटे थे तब, तो उस वक्त में पार्लियामेंट में खुशनुमा माहौल होता था। और वो हमने वो एक्सचेंज जो देखा अमित शाह जी और उनके बीच में, अखिलेश यादव जी के बीच में, आई लाइक दैट। तो उनमें नेता बनने वाला, बड़ा नेता बनने वाला इंग्रेडिएंट्स है। चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी के बेटे। मुझे पता था कि जवाब आएगा आपका, बट ये इट्स द फैक्ट। नहीं, वो तो फैक्ट है। अगर आप रामविलास पासवान जी के प्रोफाइल को हटा दीजिए तो क्या आप चिराग पासवान जी को जानते? तो वो मूवी भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो मूवी भी रामविलास पासवान जी ने ही फाइनेंस की थी। जी जी जी। तो वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती? लेट्स नॉट गो देयर। नरेंद्र मोदी। आप दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के चेहरा। अमित शाह। असली रणनीतिकार। नितिन गडकरी। बीजेपी के नेता। बिहार में सबसे भ्रष्ट नेता आपको कौन लगता है? भ्रष्ट? करप्शन। बिहार में सब नेता भ्रष्ट है। भ्रष्ट को दो कैटेगरी में आपको बांटना पड़ेगा। पैसा जो लेते हैं तो उसमें तुम सभी आ जाएंगे, और जो पैसा नहीं लेते हैं उसमें कुछ आएंगे, जिसमें एक नाम नीतीश जी हैं। नीतीश जी खुद पैसा नहीं लेते हैं। खुद नहीं लेते हैं का मतलब? खुद नहीं लेते हैं, फाइल साइन करने के लिए पैसा नहीं लेते हैं, और वो एक बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। मोदी जी भी फाइल साइन करने के लिए नीतीश कुमार ईमानदार नेताओं में गिनती होगी? हमने कहा ना कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय ईमानदार। खुद पैसा नहीं लेना बड़ी अचीवमेंट है। हमारा जैसा राजनीतिक पूरा इन्वायरमेंट है इंडिया का, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन ये मालूम होना कि बाकी लोग ले रहे हैं, तो ये भी भ्रष्ट होना ही है। पुष्पम प्रिया चौधरी शादी कब करेंगी? अगर हमारे धर्म में वो कहते हैं ना अगला जन्म होता है, तो अगले जन्म। इस जन्म में नहीं करेंगी? नहीं। इसके पीछे भी कोई सोच है?
हाँ, पूरा टाइम बिहार को देना चाहते हैं जनता के लिए। ये थोड़ा तो नेता का भाषण जैसा लगता है। जनता रहने देते हैं। हमने इस बात पे बहुत सोचा है कि क्या हम ये जनता के लिए कर रहे हैं। द मोमेंट आप ये सोचते हैं कि आप जनता के लिए करते हैं, बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करेगी। जनता का बिहेवियर, जनता की चॉइसेस, जनता के साथ आपका इंटरेक्शन जो कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा। तो ओवर 5 years हमारे मन में ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि हम ये बिहार के लिए कर रहे हैं और सिर्फ बिहार के लिए कर रहे हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी को गुस्सा कब आता है? कभी कभी आता है। किन बातों पर? फजूल फजूल की बातों पे। जब ऐसी चीज़ों को आप देख रहे होते हैं कि आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तब गुस्सा से ज़्यादा थोड़ा सा निराशा होती है। बिकॉज यू नो कि ये फिक्स किया जा सकता है, लेकिन आप फिक्स नहीं कर सकते अभी। तब जब इडियोटिक लोगों से इंटरेक्शन होती है, मूर्खों से इंटरेक्शन होता है, और ये रियलाइज़ होता है कि हमारे बिहार के इतने पीछे होने का कारण यही मूर्ख लोग हैं, तभी भी होता है। लोग का मतलब दे कुड बी नेताज एज वेल। तो यही है। लेकिन ये सब कुछ कॉम्पनसेट हो जाता है जब जो रियल बिहार के लोग हैं हम उनसे मिलते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो आपको क्या कपड़ा पहने हैं, क्या मास्क लगाए हैं, इस पे नहीं जज करते। यू नो, अच्छे दिल के जो लोग हैं, जो आप पे चिल्लाते हैं, आपको अपनी समस्याएं बताते हैं, तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। जब विरोधी या फिर किसी पार्टी के नेता आपके बारे में गलत बयानबाजी करते हैं या सोशल मीडिया पर गलत बातें करते हैं, तब आप क्या सोचती हैं, क्या करना चाहिए उनका? लुक हु इज़ टॉकिंग, यही सोचती हूँ। अच्छा, कि वो कहते हैं ना, जिनके घर खुद शीशे के हों, मतलब ये लोग भी किसी पे बयानबाजी कर रहे हैं, बताइए। मतलब इन पे अगर बयानबाजी करने लगे तो किताबें लिखा जाएंगी। कभी मन नहीं करता आपको कि इनको जवाब देना चाहिए, आप आए सामने और अच्छे से इनके बारे में बोले, बताएं? देखिए, 99% टाइम तो जो पत्रकार लोग हैं वो किसी दूसरे लीडर से हमारे बारे में पूछते ही नहीं। तो जाहिर सा लगता है कि पहले से सब कुछ स्क्रिप्टेड है, क्वेश्चन दिए गए होंगे। क्योंकि हम ये नहीं मान सकते कि सभी पत्रकार को ऐसा लगता है कि ये इतना इरेलीवेंट है कि इनके बारे में किसी से नहीं पूछा जाए। और आजकल तो और आप देखते होंगे कि जो नए लोग राजनीति में आए हैं उनके बारे में तो सबसे पूछा जाता है। बिल्कुल। दीपांकर भट्टाचार्य जी के बारे में नहीं पूछा जाता, मदन सैनी जी के बारे में नहीं पूछा जाता, बट 1-2 नाम के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। तो 99% टाइम तो हमारे बारे में पूछा ही नहीं जा रहा होता है। आई थिंक जब वो लेके जाते हैं क्वेश्चंस तो वो काट दिए जाते हैं। और हमें ये मालूम है फॉर अ फैक्ट कि हम वो एकमात्र नेता हैं जो कि ना ही कभी आज तक क्वेश्चंस देखते हैं और ना ही वो देखने की कोई डिमांड रखते हैं। कटवाना तो बहुत दूर की बात है। नहीं, वो तो हमने देखा। मास्क कब उतरेगा अब आपका? जीतेंगे तो उतर जाएगा, और अगर उससे पहले इन दोनों ही गुटों ने, महागठबंधन ने और एनडीए ने, मुख्यमंत्री उम्मीदवार अपने पार्टी से अगर घोषित कर दिया तो पहले ही उतार लेंगे। और महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार, तो आपको लगता है कि ये संभव है, होगा? होना तो चाहिए। इनको तो, एक को तो माई बहन सम्मान योजना में इतनी दिलचस्पी है, और जो दूसरे हैं उनके तो महिला के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, तो अब तो महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। 2025 में हम हैं, और महिलाओं के लिए तो आप जो आजकल हमारे नेता हैं वो कितना एम्पैथेटिक है तो आप देख ही रहे होंगे। तो क्यों नहीं होना चाहिए 2025 में? 50% जनसंख्या है, आज तक हमारे राज्य में सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि हम उनकी इज्जत करते हैं एज अ वुमन, सफल पत्नी हैं, सफल माँ हैं, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांस में मुख्यमंत्री बनी थी। तो दोनों ही पार्टी अब मुख्यमंत्री उम्मीदवार महिला घोषित करें, होना चाहिए। अब जब आप भाषण देने जाएंगी या मंच पर जाएंगी तो मास्क लगा के जाएंगी ऐसे? हाँ, मास्क लगा के ही जाऊंगी। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप मास्क उतारें। हम भी चाहते हैं कि बिहार बदले। तो एक उधर से कदम और एक हमारी तरफ से कदम, मास्क उतार ही लेंगे, रिडंडेंट है। हमारा शक्ल कैसा दिखता है वो तो फिजूल की बात है, वो मैटर नहीं करता, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। आप अपने मन में मान लीजिए कि हमारी शक्ल नीतीश जी जैसे दिखती और तब हमें सुन लीजिए। ठीक बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और बिहार के लिए बहुत अच्छी सोच रखती हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।